इस वक्त की एक और बड़ी अगली खबर वो हम आपको बता देते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने में केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछले साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था। इन पदों पर नियुक्ति के लिए सीजेआई, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा नाम चयनित किए जाए, लेकिन सरकार ने कानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया था। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने की केंद्र सरकार के बनाए गए कानून पर रोक की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए आदेश दिया था कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए सीजेआई, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा नाम चयनित किए जाए, लेकिन सरकार ने कानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को ही खत्म कर दिया था। तो चुनाव आयुक्तों से जुड़ी नियुक्ति का यह मामला है और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा भी यह मामला है, जहां चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म जो कर दी गई थी नया कानून लाकर, उस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, जब यह कानून लाया गया था और कानून लाने से पहले भी इस पर बहुत सवाल खड़े हुए थे कि निष्पक्षता के ऊपर क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त के जो चूज करने का जो पैनल होता है उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, उनको ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में क्या, मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूं, इस सुनवाई का कोई भी असर कारगर दिखने वाला है या फिर नहीं, क्योंकि कानून तो बन चुका है? क्या कुछ हाइलाइट्स हो सकते हैं आज की सुनवाई में? कुणाल, अगर देखें तो इस मामले में, चूंकि इस मामले में जो नियुक्ति की बात की गई थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रश्न ये था कि इसमें नियुक्ति के लिए जो पैनल बनाया जाए, उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि उसमें सीजीआई, पीएम और एलओपी हो। और उसको करते हुए एक फैसला दिया था और कहा था कि जब तक कि इसके लिए कोई उपयुक्त कानून नहीं बन जाता तब तक इसी आधार पर इनकी नियुक्ति की जाए। हालांकि इसमें केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया, एक नया कानून ला दिया, जिसमें जो सीजीआई थे, सीजीआई की जगह जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और ये आरोप लगाया गया है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उन्होंने एक व्यवस्था दी थी कि जब भी ये नियुक्तियां की जाए, उस नियुक्तियों के लिए 3 का पैनल होगा, जिसमें सीजेआई, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। उसके बाद जो केंद्र सरकार ने वो अमेंडमेंट लाई, वो उसकी मंशा को दर्शाती है कि वो पारदर्शिता नहीं चाहते हैं। ऐसे में जो केंद्र सरकार ने ये कानून जो बना दिया है, इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए और एलओपी को ही इसमें माफ कीजिएगा, सीजीआई को इसमें रखा जाना चाहिए था। अब सवाल ये है कोर्ट के सामने कि कोर्ट ने अगर एक फैसला दिया था और संसद ने इसमें कानून बनाया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कम स्थितियां बचती हैं जिसमें वो ये कह सकता है कि जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, उसको वापस लेने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि याचिका दाखिल की गई है और उसमें मंशा पे सवाल उठाया गया है, उस मंशा को देखते हुए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब उस मंशा के आधार पर कुछ इसमें विचार रख सकती है कि या केंद्र सरकार से इस मसले पर विचार करने के लिए बात कर सकती है, ये तो चीजों को समझ में आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि पिछले साल मार्च में इस मामले पर जब सुनवाई हुई थी तो जरूर इस बारे में पूछा गया। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पैमाने पर एक तिरंगा यात्रा निकालने का अभियान बना रही है। देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल भी रही है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आए। यह तिरंगा यात्रा सीएम आवास 5 कालीदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहे तक पहुंची। तो ये बड़ी खबर, जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी की तिरंगा यात्रा, सेना की शौर्य गाथा गाई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा, पूरे देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हम सब प्रदेशवासियों की ओर से पीएम मोदी का दिल से अभिनंदन करते हैं। पहलगाम में पर्यटकों की इस प्रकार की विभत्स घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की।
आतंकवाद का प्रोडक्ट पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। 22 अप्रैल पर्यटकों के साथ जिस प्रकार की बीभत्स और बर्बर घटना को पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, पूरा देश और पूरी दुनिया ने उसकी निंदा की थी। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। नागरिकों में देशभक्ति और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक विशेष तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा आज शाम 4 बजे शुरू होगी। यात्रा की शुरुआत ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान से होगी। इसका समापन गीरगांव चौपाटी स्थित तुकाराम ओमले चौक पर किया जाएगा। गीरगांव चौपाटी वही स्थान है जहां मुंबई पुलिस के जाबाज कांस्टेबल तुकाराम ओमले ने 26/11 के आतंकी हमलों में वीरगति प्राप्त की थी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में महाराष्ट्र की कई प्रमुख हस्तियां हिस्सा लेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और मंत्री पंकजाताई मुंडे भी शामिल होंगी। सरबजीत सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर, उसकी शौर्य गाथा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यह तिरंगा यात्रा, उसकी कहानी सुनाने के लिए क्या कुछ रहने वाला है इस तिरंगा यात्रा में? निकाली भी जानी है, ऐसे में महाराष्ट्र में क्या माहौल है? जो भी अपडेट है साझा कीजिए। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिस तरह से जागरूक किया जाएगा, जिसमें तिरंगा यात्रा में महाराष्ट्र के और दोनों उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं वहां पे मौजूद रहेंगे। ये तिरंगा यात्रा जो गिरगांव चौपाटी तक लेके जाया जाएगा, जहां पे 26/11 के जो तुकाराम ओमले वहां पे मारे गए थे, वहां शहीद हुए थे, वहां तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी पूरी तरह तैयारी की गई है। शाम 4 बजे से इसकी तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत को लेकर तिरंगा पूरी तरह से जो है तैयारियां कर चुकी हैं। पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो तिरंगा यात्रा है वो की जा रही है, और वही देखना है कि इस तिरंगा यात्रा में देवेंद्र फडणवीस क्या लोगों को संबोधित करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी सैन्य संघर्ष के बाद अब सीज फायर हो गया है और वहां पर शांति बनी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में कमी नहीं आई है। घाटी के शोपिया जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के ऑपरेशन कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के शुक्रू केलर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू की। सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। कुछ देर के बाद एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर के बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तीनों आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का ऑपरेशनल चीफ कमांडर शाहिद कुट्टे मारा गया। शोपिया जिले के हीरपोरा इलाके का रहने वाला शाहिद कुट्टे पुत्र मोहम्मद यूसुफ कुट्टे को मार गिराया गया है। वो 8 मार्च 2023 को लश्कर से जुड़ा था, कई गतिविधियों में शामिल था। पिछले साल शाहिद 8 अप्रैल को डेनिश रिजॉर्ट में गोलीबारी की घटना में शामिल था, जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और एक ड्राइवर घायल हो गए थे।
हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, लगातार जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति रही, उसके बाद सीज फायर, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में कुछ खास कमी आई नहीं है जम्मू कश्मीर में। ऐसे में ये जो लेटेस्ट घटनाक्रम है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, जहां 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल कुणाल, जिस तरह कल साउथ कश्मीर के शिपियन इलाके में 3 जो लश्कर के जो मिलिटेंट हैं उनको मार गिराया गया। ये फौज को उस वक्त कामयाबी मिली जब एक इनपुट मिला उनको कि शिपियन किलर के फॉरेस्ट इलाके में कुछ मिलिटेंट की मूवमेंट है। उसके बाद फौज उस पूरे एरिया को कॉर्डर में लिया गया और जब फौज आहिस्ता आहिस्ता स्पॉट की तरफ पहुंच गए तो मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में फौज ने वापस कार्रवाई की और 3 जो लश्कर के जो मिलिटेंट है उनको मार गिराया गया और उसके बाद उनकी पहचान की गई है। बताया जाता है कि इसमें एक डिविजनल कमांडर भी है और कुछ सामान भी उनसे रिकवर किया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि पहलगाम में जिस तरह मिलिटेंटों ने अटैक किया है उसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है और कल फौज को एक बड़ा कामयाबी उस टाइम मिला जब शिपियन किलर में 3 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट को मार गिराया गया। शेख, इस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद क्या यह पता चल पाया है कि ये जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं, ये मिलिटेंट्स क्या सभी जम्मू कश्मीर के थे या इनका कोई पाकिस्तान कनेक्शन भी है? क्योंकि एक के बारे में तो शोपिया का पता चल रहा है, बाकी 2 का क्या है? बिल्कुल, जिस तरह एक का पता चला है वो शिपियन का है और वो डिविजनल कमांडर है, बट दूसरा जो है वो भी लोकल है। तीसरा अभी पहचान नहीं है, लग रहा है कहीं न कहीं वो पाकिस्तानी है क्योंकि जिस तरह यहाँ पे जो पिछले दिनों सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया है, इनपुट आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट इस पार आने में कामयाब हो गए हैं। ताकि साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं पाकिस्तान की जो मिलिटेंट है वो इस पार आने में कामयाब हो गए, तो कहीं ना कहीं इनमें से भी एक मिलिटेंट है वो पाकिस्तान का है। बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।